हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई एम मारुको। जैसा कि आप जानते हैं कि आई डील विद द डेली करंट अफेयर्स और आज का करंट अफेयर है 2 अगस्त 2024 का। कहते हैं वर्क हार्ड इन साइलेंस एंड लेट योर अचीवमेंट्स एंड सक्सेस मेक नॉइज। तो जो काम आप कर रहे हैं अपना कर्म साइलेंट तरीके से करते चाहिए और जो आपकी अचीवमेंट होगी वो खुद नॉइज क्रिएट करेगी। इसके साथ हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के 2 अगस्त 2024 वो है देयर इज अ जजमेंट व्हिच हैज बीन पास्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टॉप कोर्ट, जो कहती है कि स्टेट्स को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो सब क्लासिफाई कर सके शेड्यूल कास्ट फॉर द कोटास। सो ये जो बेंच था ये 6:1 की मेजोरिटी जजमेंट पास हुई थर्सडे के दिन। ये 7 जज का बेंच बैठा जिसे हेड किया गया बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, दैट इज DY चंद्रचूड़, जिसमें जजमेंट में कहते हैं जजेस कि स्टेट के पास ये अधिकार है कि वो सब क्लासिफाई कर सके शेड्यूल कास्ट को। जैसे वो बैकवर्ड क्लास को क्लासिफाई करते हैं वैसे वो शेड्यूल कास्ट को भी क्लासिफाई कर सके। जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट प्रेसिडेंशियल लिस्ट में दर्ज है टू प्रोवाइड, ताकि और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उन शेड्यूल कास्ट को, उन बैकवर्ड क्लासेस को प्रोवाइड की जाए इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। सो जो प्रेसिडेंट इस जजमेंट में उन्होंने रेफर किया है वो रेफर किया है इंदिरा स्वानी केस को। दैट वाज द 9 बेंच जजमेंट। ठीक है, 9 जज बेंच बैठे थे उसमें केस में, जिसमें इंदिरा स्वानी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स को कहा था कि वो क्लासिफाई कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस एज द बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड। ठीक है, सो जस्टिस दैट चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ he said that ये सेम प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं when it comes to the scheduled castes. Next says ये जो प्रिंसिपल है ना सब क्लासिफिकेशन करने का ऑफ द शेड्यूल कास्ट, ये एप्लीकेबल होगा शेड्यूल कास्ट को इफ द सोशल पोजीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स अमंग द कास्ट एंड ग्रुप को कंपेयर ना किया जाए। सब कैटेगराइजेशन विद इन अ क्लास इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द चीफ जस्टिस। ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ताकि हम उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज दे पाए, आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी कास्ट है, कौन सी उनमें से बैकवर्ड है, कौन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बगैर रह चुके हैं, कहां तक हमें, किस मार्जिनलाइज सेक्शन तक हमें पहुंचने की जरूरत है। टू सिक्योर सब्सटेंसिव इक्वालिटी की जब बात हो तो ये कैटेगराइजेशन इज क्वाइट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है राइट नाउ। सो सब क्लासिफिकेशन क्यों? कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो हम इसके जजमेंट के डिस्कस करेंगे। पहला सैलिएंट फीचर है कि जजमेंट कहती है कि जो शेड्यूल कास्ट है वो ऐसा नहीं है कि वो एक इनडिविजिबल मोनोलिथ है। मोनोलिथ मतलब एक स्टोन है और जिसको आप डिवाइड ही ना कर सको। शेड्यूल कास्ट एक एंटिटी नहीं है कि इनडिविजिबल मोनोलिथ की तरह आप उसे पूछ नहीं सकते हो, राइट? सो दे आर कंपोज, अगर देखा जाए तो एक शेड्यूल कास्ट है वो काफी छोटे छोटे ग्रुप और कास्ट में डिवाइडेड होती है अपने अंदर ही विद वेराइंग डिग्रीज ऑफ बैकवर्ड। और इसमें होता है कि कुछ कास्ट मॉडर्न हो गई होती हैं, एजुकेशन उन्हें मिल सकता है, बेनिफिट होती हैं, ठीक है, कुछ मार्जिनलाइज्ड ही रहती हैं। तो ये वो बात कर रहे हैं, ये जजमेंट वो बात कर रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो सब क्लासिफिकेशन जो हम स्टेट्स को दे रहे हैं वो हम क्यों दे रहे हैं, राइट? सो स्टेट्स फर्दर क्लासिफाई कर सकती हैं इफ देयर इज अ रैशनल प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, और ये जो प्रिंसिपल है इसका एक नेक्सस है विद द पर्पस ऑफ सब क्लासिफिकेशन। सो स्टेट्स को डेटा प्रोड्यूस करना है टू सपोर्ट दिस क्लेम फॉर अ सब क्लास रिक्वायरमेंट, ताकि बेनिफिशियल ट्रीटमेंट पहुंच सके उन कास्ट को भी जो अभी भी बैकवर्ड है विद इन द अम्ब्रेला ऑफ वन शेड्यूल कास्ट। 4 of the 7 जजेस जो इस पे थे ऑन द बेंच, उन्होंने सेपरेटली कहा है दैट द गवर्नमेंट को प्रिंसिपल ऑफ क्रीमी लेयर एक्सटेंड करना चाहिए फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस टू द शेड्यूल कास्ट। अब ये क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट में एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, पैसे वाली फैमिलीज है, अगर सिंपल भाषा में कहें पैसे वाली फैमिलीज हैं, एफ्लुएंट फैमिलीज हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए हैं, उन्हें एक्सक्लूड करो फ्रॉम द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड मेक रूम, और रूम बनाओ, ठीक है, एक व्हाइट एलिफेंट की तरह काम मत करो, और रूम बनाओ फॉर द अंडर प्रिविलेज, ताकि वो हम लोग मार्जिनलाइज सेक्शन इंक्लूड कर सके
इस रिजर्वेशन में। जस्टिस सिर्फ बेला त्रिवेदी जी थे जिसने जो लोन डिसेंटर थे कि स्टेट्स को ये सब कैटेगराइजेशन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सो सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है स्टेट्स को कि वो सब क्लासिफाई कर सके, वो आइडेंटिफाई कर सके वेरियस हेटेरोजीनियस ग्रुप्स विद इन अ शेड्यूल कास्ट, ताकि जो इक्वालिटी है, अपॉर्चुनिटी है, वो सब तक पहुंच पाए। यही सिर्फ एक अगर सिंपल बात करें तो ये जजमेंट थी। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द मनी बिल, और मनी बिल के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो द वर्डिक्ट ऑन मनी बिल इंडिया अभी भी अवेट कर रहा है। क्या होता है कि जो बिल एक पास होता है, लॉ जब एक बिल बनता है तो वो उसको उसमें जो शामिल होते हैं वो लोकसभा भी शामिल होती है, राज्यसभा भी होती है, ठीक है। ये इकलौता बिल होता है मनी बिल जो डील करता है रेवेन्यू और टैक्सेशन के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें राज्यसभा को एक्सक्लूड किया जाता है। सो द वर्डिक्ट ऑन द मनी बिल is what India is awaiting for. Okay, in the coming weeks, a 7-judge bench, Supreme Court of India, is stated ये arguments सुनेंगे over the critical matter governing the contours of money bill. The court ultimate ruling ये ramification का काम करेगा on the slew of legislation that has been elected in the recent year without the Rajya Sabha approval. The reference to the 7-judge bench emanates out of the verdict जो रेंडर किया गया था 2019 नवंबर में इन रॉजर मैथ्यू वर्सेस द साउथ इंडिया बैंक लिमिटेड केस में, जिसमें फिनांस एक्ट 2017 was under challenge. So what they are asking, what the judges are going to hear the arguments about कि राज्यसभा को इन्वॉल्व किया जाए इन दिस लेजिस्लेशन में। ठीक है जी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें बिल के रिलेटेड, फॉर अ बिल टू टर्न इनटू लॉ क्या होता है कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट की सैंक्शन या अनुमति आप कह सकते हैं, अप्रूवल चाहिए होता है। बोथ हाउसेस माते लोकसभा एंड द राज्यसभा। एक्सेप्शन इसमें आती है सिर्फ मनी बिल इज कंटेन्ड इन आर्टिकल 109 109 जो अलाउ करता है कि जो आपका मनी बिल है ये लॉ बनेगा टू बी इलेक्टेड एज लॉ विद ओनली, इसमें सिर्फ लोकसभा की अप्रूवल है। और ये हमने पहले भी बात किया है व्हेन आई गेस सम डेज बैक जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द मनी बिल का इशू, तो हमने कहा कि ये गवर्नमेंट ने मे बी शायद ऐसे लेजिस्लेशन इसलिए बनाई है क्योंकि उनकी जो मेजॉरिटी ही नहीं थी राज्यसभा में, तो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली इस इशू को, मतलब इस चीज को इशू कर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। राज्यसभा में रिकमेंडेशन बनाता है पर जरूरी नहीं है कि लोकसभा उस रिकमेंडेशन को माने। मे मेक रिकमेंडेशन ऑन द बिल बट एनी सजेशंस ये उसकी हमने पहले भी डिस्कस किया कि लोकसभा पे ये बाइंडिंग का काम नहीं करता ये रिकमेंडेशंस। आर्टिकल 110(1) जो डिफाइन करता है कि मनी बिल क्रिएट अ डीलिंग फिक्शन, व्हाट एग्जैक्टली इज द मनी बिल। इट डिटेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड किए जाएंगे in the imposition or abolition of a tax, the regulation of the borrowing of money, the appropriation of cash out of the consolidated fund of India and any matter जो incidental है इन subjects का। So 110 एक define करता है actually कि money bill होता क्या है। आर्टिकल जो 110 का 3 है वो for it makes clear that the speaker लोकसभा क्या करेगा, फाइनल से लेगा और डिटरमाइन करेगा और प्रपोज करेगा कि वेदर ये जो प्रपोजल या लेजिस्लेशन है ये मनी बिल है कि नहीं है। और स्पीकर क्या होता है, जनरली देखा गया है कि जो स्पीकर होता है वो मेजॉरिटी पार्टी का ही होता है। चलिए, द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट द कॉन्टेस्टेड हार्वेस्ट। सो हमने पढ़ा है जीएम कॉटन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मस्टर्ड what there has been a मतलब जो डिमांड है कि जो मस्टर्ड ऑयल है, खासकर जो इंडियन होम्स में, डोमेस्टिक होम्स में अगर देखा जाए, कहीं भी देखा जाए इंडियन सिनेरियो में, तो मस्टर्ड ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो उसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड उसकी ज़्यादा है। तो उसको ओवरकम करने के लिए देयर हैज बीन प्रपोज्ड कि इसमें भी हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन्स लाने चाहिए ताकि हम इसकी एग्रीकल्चर आउटपुट को इंक्रीज कर सके। इंडिया का जो टॉर्चरस सागा है ऑन द फेट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप, एक फिट स्टॉप लिया इसने लास्ट वीक
जहां पे 2 जज के बेंच ऑफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक स्प्लिट वर्डिक्ट को डिलीवर किया ऑन क्वेश्चंस कि ये अलाउ करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड इन फार्मर फीड। एज ऑफ टुडे, जो अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड अलाउड है इंडिया में, वो है हमारा कॉटन का सिर्फ। The gain in cotton yield has prompted its agricultural institutions, private and public, to develop GM seed in food crop such as, जैसे GM cotton में इन्होंने genetically modified cotton लाकर उसकी एक agriculture product yield को इतना increase किया है। That's what public and private companies they really want to develop GM जो seeds हैं in the food crop, जैसे ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गया, मस्टर्ड हो गया, दो इसमें से किसी की भी परमिशन इनको नहीं है। These issues underpin the story of DMH 110 धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 that was, ये डेवलप हुआ था एक पब्लिकली फंडेड प्रोजेक्ट में, कहाँ पे, धारा यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी डेवलप डिपार्टमेंट में। फॉर क्रॉप्स टू बी अप्रूव्ड अंडर इंडिया एग्रीकल्चर सिस्टम में इन्हें सो किया जाता है 3 सीजन्स में इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में, और इन्हें प्रूव करना होता है कि कंसिस्टेंटली बेटर है अपने पुराने कॉम्पिटिटर से या कंपेरेटर्स से। ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं 3 साल बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सजेस्ट दैट कि DMH 11 जो है मस्टर्ड वाला, इसने इस मैट्रिक्स को पास किया है। This led to the GAAC, the scientific advisory body जो led है by Ministry of Environment and Forest, अप्रूव करता है DMH 11 को in अक्टूबर 2022 में as subject to certain test. On the other hand, जो environmentalist groups है, they have said that the DMH 11 ये herbicide tolerant crop है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूव्ड कमेटी क्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे, GAAC, इसकी बात कर रहे थे, वो क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द रूल्स ऑन मैन्युफैक्चर का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज, एंड इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल रूल 1989, प्रिंट अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ये फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज में। इसके फंक्शंस है कि रिस्पॉन्सिबल है अपनी एक्टिविटीज अप्रूव करने की, एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व लार्ज स्केल यूज ऑफ हैजर्डस लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड रिकॉम्बिनेंस इन रिसर्च इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल perspective. This committee is also responsible for appraisal of proposals जो relate करते हैं release of genetically engineered organism and products into the environment, including the experimental field trials. So clearance of genetic engineering approval committee is mandatory for the release of GM crops. So the committee or any person authorized by it has the power कि वो punitive action ले सकता है under the Environment Protection Act. So एक सिंपल सी बात यहाँ पे हुई है, जैसे कि हमने GM कॉटन बनाया और प्रोड्यूस किया, उससे हमारी जो एग्रीकल्चर यील्ड ज़्यादा हुई, उसी प्रकार से पब्लिक और प्राइवेट डोमेन्स पे व्हाट वी वांट इन व्हाट एक्चुअली इज द नीड कि हम मस्टर्ड सीड्स की जो डिमांड है उसे भी हम GM मॉडिफाई कर सके, और उसमें से बात आती है हमारी DMH 11 की, दैट इज द धारा मस्टर्ड हाइब्रिड। इसे डेवलप किया गया था बाय द धारा यूनिवर्सिटी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। ठीक है, अब कहते हैं कि किन क्रॉप्स को अप्रूवल मिलता है। उन क्रॉप्स को अप्रूवल मिलता है हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में जो 3 सीजन्स तक सो होती हैं डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, और जो बेटर रिजल्ट्स दिखाती हैं अपने पुराने कॉम्पिटिटर्स या कंपेरेटर्स के कंपैरिजन में। और ये ट्रायल कंडक्ट हो चुका है 3 सालों से इस DMH 11 पे, और ये पास किया है इसने। सो दिस लेड, जो हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग बॉडी है, जो साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी है, दैट वाज लेड बाय मिनिस्ट्री, इसने अप्रूव किया है DMH 11 इन अक्टूबर 2022 सब्जेक्ट टू सर्टेन टेस्ट। देन वी डिस्कस अबाउट कि एग्जैक्टली जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है क्या, राइट? इसके साथ आ जाते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट इस पर, दैट सेज कि स्टेट्स डायरेक्टली बाय कर सकती है राइस फ्रॉम द FCI, सेज फूड मिनिस्टर। तो हमारे यूनियन एंड फूड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी अनाउंस किया है उन्होंने थर्सडे को कि जो
सरकारें हैं राज्यों की, वो डायरेक्टली परचेज कर सकती हैं राइस फ्रॉम द FCI, दैट इज द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अंडर द ओपन मार्केट सेल्स स्कीम फ्रॉम थर्सडे विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन द e-auction. अकॉर्डिंग टू द सेंटर, उनके अकॉर्डिंग ये डिसीजन इसीलिए लिया गया था टू रिड्यूस द ह्यूज स्टॉक्स अहेड ऑफ द प्रोक्यूरमेंट आफ्टर द खरीफ सीजन. अंडर द OMS, the FCI, that is the open market sales scheme, ठीक है, OMS कुछ भी नहीं है, that is the open market sales scheme, it should be in capital. OMSS जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो टाइम टू टाइम सेल करता है अपना सरप्लस, जो उसका फूड ग्रेन्स है, फ्रॉम द सेंट्रल पूल, स्पेशली व्हीट एंड राइस, इन द ओपन मार्केट to traders, bulk consumers, even to the retail chains at a determined price होता है, ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है. जो तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ये थ्रू इस ई-ऑक्शन के थ्रू स्टेट्स को, ओपन मार्केट बिडर्स को टू बाय एनी स्पेसिफाइड क्वांटिटीज देता था. ठीक है, स्टेट्स अब अलाउड है कि वो फूड ग्रेन्स यहां से उठा सकती हैं थ्रू द ओपन मार्केट सेल्स स्कीम, विदाउट वो ई-ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के बगैर सीधा OMSS में पार्टिसिपेट कर सकती है. This will be beyond what they get from the central pool to distribute this beneficiaries. Though the OMSS aims to enhance, ये supply को enhance करेगा food grains during the season, thereby moderate the open market prices, controlling inflation, especially in the deficit regions पे. तो अब हम बात करेंगे इसके बाद कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या, कौन सी बॉडी है. सो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1965 में अंडर द फूड कॉर्पोरेशन एक्ट इन 1964, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ये आती है. इट वॉज इस्टेब्लिश इन द बैकड्रॉप ऑफ, क्योंकि एक मेजर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, देयर वाज अ मेजर शॉर्टेज एंड इट वाज सेट अप बिकॉज ऑफ दैट. करंटली इसके पास 3 ऑब्जेक्टिव है. इट हैज बीन मैंडेटेड विद द 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स. पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस सपोर्ट दीजिए, मिनिमम इफेक्टिव प्राइस सपोर्ट दीजिए, किसको, फार्मर्स को. दूसरा है प्रोक्योर करें सप्लाई ग्रेन्स टू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सब्सिडाइज्ड स्टेपल्स टू इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शंस को, एंड टू कीप स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखना टू स्टेबलाइज मार्केट फॉर बेसिक फूड ग्रेन. जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी, ठीक है, अगर मार्केट इनके पास रिजर्व होता नहीं तो कितने लोग होते जो भूखे मर जाते. ठीक है, सो रिजर्व रखना, स्ट्रैटेजिक रिजर्व रखना इनकी एक ऑब्जेक्टिव है. दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि सरप्लस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में देना, ताकि इकोनॉमिकली जो वल्नरेबल, गरीब, मार्जिनलाइज सेक्शन है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो सके. ठीक है, एंड to take care of the farmers, provide them effective price system to the farmers. Next, very important, जो हमने अभी suicides भी सुने of a girl ending her life and a boy ending her life and all that. So mental health is a very important game when it comes to जो psychological pressure UPSC जैसा एग्जाम, one of the toughest examination put on करता है एक बच्चे पर. Mental health is a question to be solved right now. So अभी जो प्रेशर है टू सक्सीड इन द होस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो आती हैं एस्पिरेंट्स पे, अगर उनसे हम पूछें कि उनका जो एक्सपीरियंस कैसा है विद द स्ट्रेस, तो दे विल से कि दे आर इन द कॉन्स्टेंट स्ट्रेस फील होता है, उन्हें अकेलापन फील होता है, एंड देयर इज अ फेयर कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे. एंड ये स्टैटिस्टिक्स है कि 6 in 10 एस्पिरेंट्स, 10 में से 6 एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो फील करते हैं अकेलापन, और 10 में से 7 एस्पिरेंट्स फील करते हैं स्ट्रेस. डेफिनेटली यूपीएससी वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस में से एक आता है, सक्सेस रेट बहुत कम है. सो ऐसे एग्जामिनेशन में जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड होती है. इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, जो इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से, वनरेबल सेक्शन से आते हैं, उन पर स्टेक्स बहुत हाई है. और जो करंट न्यूज़ अभी आई थी,
ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोक्यूशन की बात हुई थी एंड जब वो फेटल एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद जब न्यूज़ रिपोर्टर्स एंड दे वर चेकिंग आउट द वो एरिया, जैसा ओल्ड राजेंद्र नगर एंड मुखर्जी नगर को जब वो चेकआउट कर रहे थे, वहाँ पे पीजीज की हालत देख रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जेल भी मुझे लगता है कि बड़ी होती है। ठीक है, वो एक गली जैसी थी जिसको उन्होंने कमरों में बनाया हुआ था और 9-10 हज़ार वहाँ पे वो रेंट दे रहे थे एंड दे वर लिविंग लिटरली इन अ हेल। जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया के लिए अपेयर कर रहा है। सो मेनी एस्पिरेंट्स, क्या होता है कि जो इस एग्जाम में अपेयर होते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम वो एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और ये जो प्रिपरेशन प्रोसेस है ये मेंटली एग्जॉस्टिंग तो है ही है, ठीक है, साथ में एक फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेन का भी काम करता है ऑन द यूपीएससी। बिकॉज जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं वो इतना मुंह फाड़ फाड़ के जो पैसे ले रहे हैं, ठीक है, रहने के लिए एक छोटी सी जगह पे, कुटिया पे, जहाँ पे उनका किचन भी सेट करना है, खाना पीना अलग है, उसका 4-5 हज़ार है। अच्छा, एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड, और एक छोटा सा टेबल, और मतलब चलने की भी वहाँ पे जगह नहीं है, उसके लिए दे आप पेइंग 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार। सो आप खुद सोचिए, इकोनॉमिकली पूरे सेक्शन के लिए मतलब अप्रॉक्सीमेटली पढ़ने के लिए उसको 3-4 लाख तो लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और ऊपर से जो हमने वन ऑफ द केस देखा जिसमें से वन ऑफ द गर्ल जो शी एंड हु वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड सम डेज बैक, उसके फादर ने तो लोन लिया हुआ था, ठीक है, लोन पर उस बच्चे को बाहर भेजा हुआ था, डेट लिया हुआ था। सो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट कि एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन के लिए जो अपेयर हो रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो एग्जैक्टली हेल में रहते हैं एंड फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट में रहते हैं, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स they have turned this education centers into a business. कोचिंग फीस फाइनेंशियल प्रेशर को एक्सकबरेट करती है। कांस्टेंट आप में होता है कि अगर यार मैं ABC वाले का टेस्ट सीरीज नहीं लूंगा या वहां से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, XYZ से नहीं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन, मेरे बाकी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं तो मुझे भी पढ़ना है। कांस्टेंट प्रेशर है आपका। अबाउट 20% अगर देखें तो उन्होंने बोरो किया है। 1/7 14% देखे तो यहाँ वो अपना कटिंग कॉस्ट कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स में। 1/6 दैट इज 16% वो अपने पेरेंट्स से एडिशनल फंड्स के लिए मांग रहे हैं। सो जो प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, ये बहुत चैलेंजिंग एग्जामिनेशन का है और ये काफी रिक्वायर करता है आपका मेंटल रेजिलियंस होना, एकेडमिक एक्सीलेंस, क्योंकि हमने देखा है कि एवरेज स्टूडेंट्स भी एट पार बेटर परफॉर्म करते हैं और मैक्सिमम करते ही वो ही हैं। एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ इस एग्जामिनेशन की जो मेजर डिमांड है वो है मेंटली रेजिलिएंट होना। मेंटल हेल्थ यहाँ पे एक पाइवोटल रोल प्ले करती है इस गेम में कि आप कैसे मैनेज करेंगे स्ट्रेस फैक्टर को, आप कैसे फेलियर से वापस से आएंगे, कैसे स्क्रैच से फिर से कैसे बिल्ड करेंगे, हाउ विल यू गेट अप फ्रॉम द एशेस, दैट मैटर्स अ लॉट इन दिस प्रिपरेशन। ऊपर से फैमिली सपोर्ट इज अ वेरी क्रूशियल रोल दैट प्लेज एंड हेल्प्स द कैंडिडेट इवन टू नेविगेट जो इमोशनल अप्स एंड डाउन जो यूपीएससी जर्नी उन्हें देती है। द यूपीएससी is known for its difficulties, high difficulties level and the low pass rates. इससे क्या होता है कि the constant जो students who are appearing for this examination वो constant stress में रहते हैं, anxiety में रहते हैं, and there is a self doubt that is very common among the aspirants. And most of the coaching centers जो offline हैं वो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं vulnerable चीज़ों का फायदा उठाकर उसे एक्सकबरेट करते रहते हैं। सो एक स्टीरियोटिपिकली आपके दिमाग में बात बिठा दी गई है कि अगर तुम यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो तुमको बोरी बिस्तरा डालना है, अपनी जमीनें बेचनी है, लोन उठाना है और ओल्ड मुखर्जी नगर में चले जाना है, वहां से ही तुम्हारा यूपीएससी निकलेगा, ठीक है। दैट हैज बीन स्टीरियोटिपिकली एम्बेडेड इनटू द माइंड ऑफ मेनी इंडियंस। द लॉन्ग आवर्स, क्योंकि यूपीएससी एक्सटेंसिव स्टडी है, ठीक है, लॉन्ग आवर्स एक सॉलिटरी आपको पढ़ने की जरूरत है, उससे काफी लोनलीनेस फील होता है, आइसोलेशन फील होता है, आपको डेफिनेटली ऐसा लगता है कि दुनिया कहाँ जा रही है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। एड्रेसिंग दीज मेंटल इश्यूज इज वेरी एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग एंड परफॉर्मेंस के लिए। मैनेजिंग स्ट्रेस इज वेरी क्रूशियल इन दिस प्रिपरेशन। अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज करें, 1 घंटा वॉक, जॉगिंग या व्हाटएवर सूट्स यू, मेडिटेशन प्रैक्टिस करें एंड मेंटेन करें बैलेंस डाइट्स, ओनली दैट कैन हेल्प अस कि जो स्ट्रेस है यूपीएससी ला रहा है टू मैनेज दैट। डेवलपिंग रेजिलियंस अगेंस्ट एग्जाम प्रेशर
और मैंने कहा ना कि फेलियर से वापस से बाउंस बैक कैसे करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन। लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स कि कहाँ पे लेकुना रह गया, क्या आपकी एबिलिटीज है, क्या आपकी कैपेबिलिटीज है, कहाँ पे इम्प्रूव करना। और इनफैक्ट ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेस करने के लिए कि टू टेल द स्टूडेंट कि यूपीएससी एंड ऑफ लाइफ नहीं है। देयर आर मेनी पीपल जो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, एंड वंस दे वर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक एग्जाम आपकी कैपेबिलिटी नहीं देखता। ये जो एक वो शो है जो स्पॉन्सर किया जा रहा है बाय द अनअकैडमी, एक मिथिकल IDIS बनने का जो सेल आउट कर रहा है, यू हैव टू एनालाइज कि आपके प्रोडक्टिव ईयर्स भी इसमें लगते हैं, द प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर यूथ, जहां अगर आप मे बी आपका जो एरिना है वो कोई और होगा, उस चीज को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दिस एग्जामिनेशन। सो एस्पिरेंट्स दे नीड टू लर्न दैट कि जो फेलियर है, जो आप नहीं सक्सेसफुल रह पाए, एक अपॉर्चुनिटी है, आपने सीखा और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, यू कैन यूज इट अनदर फीट। दिस पॉजिटिव ओनली माइंडसेट ये हेल्प कर सकता है एक एस्पिरेंट के सेल्फ एस्टीम को, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, और वो राइटफुल डिसीजन ले सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो हमने देखा है वो देखा है जो उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। फैमिली सपोर्ट एनहांस करता है यूपीएससी जर्नी को। जो इमोशनल कांस्टेंट इमोशनल सपोर्ट है फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स की, कहीं फादर कह रहे हैं या मदर कह रहे हैं कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, ये कांस्टेंट जो आपकी जो सपोर्ट होती है फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जर्नी, राइट। The support is very crucial for the mental rejuvenation and for maintaining a positive outlook. हम बात कर रहे हैं कुछ ऑल इंडिया रैंकर्स की, जैसे कशिश बख्शी है जो 54 ऑल इंडिया रैंक है, उन्होंने शेयर किया था कि उनकी जो फैमिली है वो बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम था, एंड देन शो दैट आई वाज मेंटली, दे मेड श्योर कि वो मेंटली पीस पे रही एंड टू टेक केयर ऑफ द हेल्थ अलोंगसाइड टू फोकस ऑन स्टडीज। One of the another all India ranker 65 that is छाया सिंह, she said that कि उन्होंने अपनी मदर को वो क्रेडिट करती हैं एनकरेजमेंट देने के लिए जिसने हेल्प किया उसे फॉर मैनेजिंग द फेलियर एंड इनएडिक्वेसी जो कॉन्स्टेंटली यूपीएससी एस्पिरेंट फील करता है, बिकॉज वन हैज टू रियलाइज कि उसको सब कुछ नहीं आ सकता, ठीक है, वो नहीं कर सकता, कि ह्यूमन है, ह्यूमन एबिलिटी बड़ी रिस्ट्रिक्टिव होती है and he cannot do it, he cannot be like 10 by 10 in everything. So वो जो inadequacy है ना कि मैं नहीं कर पाया, हाय मैं नहीं कर पाया, मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए in that thing the family is very very important. सृष्टि तपस ऑल इंडिया रैंकर 3rd हाईलाइट किया कि उनकी माँ की पॉजिटिविटी और उसकी उनकी ऑप्टिमिस्टिक माइंड ने हेल्प किया कि वो सोसाइटल और पर्सनल चैलेंजेस को फेस कर सके। फाबी राशिद ऑल इंडिया रैंक 71 इवन नोटेड कि क्लियर और हेल्दी माइंड फोस्टर करना, रेजिलियंस और सस्टेन्ड फोकस ड्यूरिंग दिस रिगरस प्रिपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनकरेजमेंट और जो एम्पैथी फैमिली एंड फ्रेंड्स से आती है, एनकरेजमेंट कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट द कॉन्फिडेंस एंड स्टीम, जैसे कि हमने बोला, सिंपल एक्ट्स ऑफ affirming their efforts and believing in the, अगर कोई ये भी कह देना इस जर्नी में कि यार मुझे पूरा भरोसा है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सो आई थिंक कि वो एक दिलासे की अल्फाज ही काफ़ी ज़्यादा काम कर जाते हैं इन दिस जर्नी, जहाँ सब कुछ आपको लग रहा है कि बहुत आप लाइक ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं। एंड यू हैव टू एम्ब्रेस, एंग्जाइटी होगी बिकॉज आउटकम अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, इवन वो बॉडी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, तो उस बॉडी में अपेयर होने के लिए और उस आउटकम के लिए एंग्जाइटी इज डेफिनेटली, जब आप फ्यूचर देख ही नहीं सकते और उसको एनालाइज कर ही नहीं सकते तो एंग्जाइटी आप डेफिनेटली फील करेंगे, ठीक है जी। एंग्जाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है और जितनी जल्दी आप मान लेना कि ये आपकी बॉडी का नेचुरल फाइट और फ्लाइट एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, उतनी जल्दी आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। सो दिस वॉज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के लिए। With this, I just hope कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, and thank you so much and just take care. Bye bye.